जय हिंद बच्चों, मैं राम चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल रुद्रा फिजिक्स क्लासेस में। हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 12 की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। और आज के हमारे टॉपिक हैं टॉर्क वर्किंग ऑन करंट लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड गैल्वेनोमीटर। यानी कि हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई भी करंट कैरिंग लूप को कंसीडर करेंगे तो उस पर कितना फोर्स वर्क करेगा, कितना टॉर्क वर्क करेगा, हम इसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ हम गैल्वेनोमीटर के कॉन्सेप्ट को भी समझने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा टॉर्क ऑन करंट लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए, करंट लूप की बात की गई है। लूप का मतलब होता है कोई भी एक क्लोज्ड पाथ या कोई भी एक क्लोज्ड सर्किट जिसमें करंट फ्लो हो रहा हो, दैट इज कॉल्ड द लूप। ये सर्कुलर भी हो सकता है, ये रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, या ये किसी अदर शेप में भी हो सकता है। बट यहाँ पे प्रूव करने के लिए हम कौन सा लूप लेंगे? वी विल टेक रेक्टेंगुलर लूप। अब रेक्टेंगुलर लूप भी कहाँ रखा है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ हमने माना है। तो हम कंसीडर करते हैं, सपोज हमारे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और उस मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए हमने क्या किया है? हमने लिया हुआ है एक मैग्नेट, और मान लीजिए ये इस टाइप से एक मैग्नेट है, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, और इस टाइप से ये एक मैग्नेट है नॉर्थ पोल, ठीक। और इधर ये एक दूसरा मैग्नेट है, दूसरा पोल है, मतलब ये कौन सा पोल है? ये आपका साउथ पोल है, ठीक। ये साउथ पोल है, ठीक। ये मैग्नेट का साउथ पोल है, ये नॉर्थ और ये साउथ। इन दोनों पोल्स के बीच में हमने क्या किया है? जब ये पोल्स होंगे ये सेम स्ट्रेंथ के हमने पोल माने हैं। अगर ये पोल्स कैसे हैं? सेम स्ट्रेंथ के हैं। दैट मीन्स क्या होगा? इनके बीच जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो यूनिफॉर्म होगा, एंड दैट मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। यूनिफॉर्म होगा, और यूनिफॉर्म होने के साथ साथ उसकी जो डायरेक्शन होगी वो किधर से किधर होगी? दैट इज डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। क्योंकि आपको मालूम है मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होती है। अब इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम करते क्या है? लेट वी विल कंसीडर ए रेक्टेंगुलर करंट लूप प्लेस्ड बिटवीन दीज टू पोल्स इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हमने जो मैग्नेटिक फील्ड माना है, इस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ हम मान लेते हैं कितनी है? बी है। और इसी मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक रेक्टेंगुलर लूप लिया हुआ है। एक रेक्टेंगुलर लूप हम कंसीडर करते हैं कि मान लीजिए एक रेक्टेंगुलर लूप है, इस टाइप से रखा हुआ है इस मैग्नेटिक फील्ड में, और लूप इस टाइप से रखा है। अभी जो हम स्टार्टिंग में कंसीडर कर रहे हैं कि इस लूप का जो प्लेन है दैट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो प्लेन है, लूप है, इस लूप का जो प्लेन है दैट इज पैरेलल, सॉरी परपेंडिकुलर नहीं मान रहे हैं, दैट इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। प्लेन को हमने मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल माना हुआ है। या हम ये कह सकते हैं कि इस लूप का जो एरिया वेक्टर है दैट इज परपेंडिकुलर एट मैग्नेटिक फील्ड। हमने इसके पैरेलल मान लीजिए, जैसे मैग्नेटिक फील्ड है, ये दो वॉल्स हैं, इन दोनों वॉल्स के बीच में मैग्नेटिक फील्ड है और नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ है, और हमने बीच में कॉइल को कैसा माना हुआ? इस टाइप से, इस टाइप से माना। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और प्लेन हमने ऐसा माना हुआ है कॉइल का। तो ये कैसा होगा? प्लेन इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। या हम कह सकते हैं कि जब हम इस प्लेन का या इस कॉइल का एरिया वेक्टर देखेंगे, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो वो क्या होगा? एरिया वेक्टर इज नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या प्लेन इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? अब ये कॉइल रखी हुई है, अगर हम इस रेक्टेंगुलर कॉइल में करंट पास कराते हैं, सपोज वी विल पास द करंट थ्रू दिस रेक्टेंगुलर कॉइल। हमने इस कॉइल में करंट पास कराया, ये मान लीजिए आई करंट पास हो रहा है, इसमें आई करंट हमने पास कराया। तो जब इसमें करंट पास होगा तो करंट पास होने की कंडीशन में देखिए होगा क्या कि वी विल नो whenever current carrying conductor is placed in uniform magnetic field it will experience a force। कितना लगता है? अगर हम बात करते हैं फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, तो हमने उसका भी फॉर्मूला पढ़ा हुआ है लास्ट में। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर कितना फोर्स वर्क करता है? F इज इक्वल क्यू वी, वी भी नहीं होगा, ये तो चार्ज का हो गया। F इज इक्वल क्या होता है? I इंटू एल इंटू बी साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ करंट
एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो अब यहाँ पे देखिए ये लूप हमने एक रेक्टेंगुलर लूप माना है। इस रेक्टेंगुलर लूप में जब करंट पास होगा देन ईच साइड ऑफ दिस लूप विल बिहेव लाइक ए करंट कैरिंग कंडक्टर। हम चार पार्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं, एक साथ तो नहीं करेंगे। तो इसकी चारों साइड क्या होंगी, एक सेपरेट करंट कैरिंग कंडक्टर की तरह बिहेव करेंगी और इन चारों ही साइड्स पे क्या होगा, फोर्स वर्क करेगा ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, अब इस लूप पे जरा देखिए जब इस पे फोर्स लगेगा तो जैसे ये लूप दिया है, इस लूप को हम नाम दे देते हैं, मान लीजिए ये हो गया ए बी सी, या इसको ए बी सी नहीं मानते, बी तो मैग्नेटिक फील्ड में हमने यूज किया है। इस लूप को हमने मान लिया पी क्यू आर और पी क्यू क्यू आर एंड एस, पी क्यू आर एस माना है। ठीक, अब इस लूप पी क्यू आर एस में जरा देखिए, इस लूप पी क्यू आर एस में अगर हम देखें तो हम दो दो साइड्स के पेयर बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, देखिए ये जो साइड्स हैं क्यू आर एंड पी एस, क्यू आर एंड पी एस की जब हम बात करते हैं तो यहां पे अगर हम बात करेंगे साइड्स क्यू आर एंड पी एस आर पैरेलल। कैसे हैं, पैरेलल टू बी वेक्टर। ये दोनों कैसे हैं, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हैं। और जब ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हैं देन क्या हो जाएगा, देन फोर्स। अब देखिए इन पे वर्क करने वाला फोर्स कितना होगा, क्योंकि ये तो पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के, और जब ये दोनों साइड्स मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होंगी तो इन पे जो वर्क करने वाला फोर्स होगा, नाउ दिस फोर्स F इज इक्वल क्या होगा, आई एल। अब देखो आई एल भी साइन थीटा होता है, हमने रेक्टेंगुलर लूप लिया हुआ है। अगर हम इस रेक्टेंगुलर लूप के लिए बात करते हैं तो इस रेक्टेंगुलर लूप में सीधी सी बात देखना, इस रेक्टेंगुलर लूप में अगर बात की जाए तो इस रेक्टेंगुलर लूप के लिए क्या होगा, ये लूप है, लूप की जो साइड्स हैं हम साइड्स क्या मानते हैं, सपोज द लेंथ ऑफ दिस लूप इज एल एंड विड्थ इज बी। साइड्स हमने मानी है एल और बी। तो अगर हम इसके बेस पे देखते हैं आई एल बी साइन थीटा, तो आई एल बी साइन थीटा के बेस पे अगर हम देखेंगे, और हमने कैसे लिया है, जो प्लेन है दैट इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। क्या लिया है, प्लेन इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। यहां पे हम कंडीशन नोट कर लेते हैं, प्लेन ऑफ कॉइल, प्लेन ऑफ कॉइल इज पैरेलल टू बी वेक्टर। जो मैग्नेट, जो आपकी कॉइल है, कॉइल का प्लेन कैसा आपने माना, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल माना है। और जब ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल आपने मान रखा है, इन दैट सिचुएशन जो F होगा, F इज इक्वल क्या हो जाएगा, I इंटू बी इंटू साइन जीरो। ठीक, अब यहाँ पे देखो ये दोनों 0 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, पैरेलल हैं, या एक 0 का बना रहा है, एक 180, तो साइन 0 ले लो या साइन 180 ले लो। दोनों ही सिचुएशंस में ये क्या होगा, तो देन द फोर्स जो होगा आपका दोनों ही सिचुएशंस में कैसा हो जाएगा, 0, अगर ये पैरेलल है तो। और अगर पैरेलल नहीं भी होता, अगर पैरेलल नहीं भी होता तो उस कंडीशन में क्या है कि अगर मान लीजिए ये कॉइल प्लेन, कॉइल का जो प्लेन है मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल ना होके थोड़ा सा टिल्ट करके हमने रखा होता है, इंक्लाइंड रखा होता है, इन दैट सिचुएशन अगर हम इन दोनों पे वर्क करने वाले फोर्स की बात करें तो एक सिंपल सी बात समझना, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर से इधर। ठीक है, करंट भी उसी डायरेक्शन में है, अभी तो इन दोनों साइड्स में अपोजिट है, तो ये तो वैसे ही 0 हो रहा है। अदरवाइज इन दोनों साइड्स पे लगने वाले जो फोर्सेस होंगे वो कैसे, करंट की डायरेक्शन अपोजिट है तो इन पे लगने वाले जो फोर्स होंगे वो भी इक्वल और अपोजिट होंगे अदर की कंडीशंस में। तो ये दोनों फोर्स कैसे होंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे, तो नेट फोर्स इनका फिर भी कितना आएगा, 0। तो दो साइड की तो हमने बात कर ली, अब बची हैं दो साइड, क्या बची हैं, पी क्यू और आर एस। ठीक, अगर हम इसमें बात करते हैं नाउ फॉर साइड्स, कौन कौन सी बची है हमारे पास, पी क्यू एंड आर एस। अब देखो पी क्यू एंड आर एस के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो पी क्यू एंड आर एस की कंडीशन में जो आपका साइड है दैट इज परपेंडिकुलर या दैट इज नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि हम कह सकते हैं कि इस कंडीशन में जो आपका एल वेक्टर है दैट इज नॉर्मल टू बी वेक्टर, और एल वेक्टर इज नॉर्मल टू वी वेक्टर हो जाएगा, देन फोर्स ऑन पी क्यू इज इक्वल फोर्स ऑन आर एस दैट इज इक्वल कितना हो जाएगा, आई इंटू एल इंटू बी
साइन 90, और जब साइन 90 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा I इंटू एल इंटू बी। अब यहां पे देखो, अगर हम इन दोनों पे फोर्स की बात करते हैं तो दोनों पे फोर्स कैसा आ गया, इक्वल आ गया, बट वी नो द डायरेक्शन ऑफ करंट इन पी क्यू एंड आर एस आर म्यूचुअली अपोजिट। तो करंट की डायरेक्शन अगर म्यूचुअली अपोजिट है यहाँ पे, तो फोर्स की डायरेक्शन भी अपोजिट होगी। इन दैट केस, अब डायरेक्शन की बात करते हैं, तो देखो इसमें करंट कैसा है, अपवर्ड हमने शो किया है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो होगा क्या कि अगर हम ये लगाते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं, एफ वी आई, मैग्नेटिक फील्ड, करंट और फोर्स। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट किधर है, इस साइड में ऊपर की तरफ, तो फोर्स किधर जा रहा है, अंदर की तरफ, यानी कि इस पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो किधर होगा, द फोर्स ऑन दिस कंडक्टर इज इनवर्ड। कैसा हो जाएगा इस कंडक्टर में लगने वाला फोर्स, इनवर्ड। ठीक, ऐसे ही जब हम इसमें बात करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, करंट किधर है, नीचे, तो फोर्स किधर आ गया, बाहर की तरफ, यानी कि इस पे लगने वाला फोर्स कैसा होगा, इधर। ठीक, अब इन दोनों साइड्स पे देखो, एक साइड पे फोर्स लग रहा है भीतर, एक साइड पे फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ, यानी कि मान लीजिए अगर इस टाइप से ये कॉइल ली हुई है, ये कॉइल है, ये कॉइल अगर रखी हुई है हमारी, इस कॉइल में अगर हम बात करें, ये वाली साइड जो है आपकी किधर है, पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है, इस पे अंदर की तरफ बाहर की तरफ लग रहा है, तो क्या होगा, ये इस तरीके से अपनी एक्सिस पे क्या होगी, रोटेट करेगी। क्या करेगी, ड्यू टू द फोर्स ये अपनी एक्सिस पे रोटेट करेगी, और जब ड्यू टू द फोर्स ये रोटेट करेगी देन इट इज कॉल्ड टॉर्क। ऑलरेडी हमने पढ़ा है, whenever two equal or opposite forces are working on any object and it will rotate about a fixed point। किसी भी ऑब्जेक्ट पे इक्वल और अपोजिट फोर्स लगते हैं और वो एक फिक्स्ड पॉइंट पे रोटेट करता है, देन दिस रोटेटिंग इफेक्ट इज कॉल्ड टॉर्क। ये ऑलरेडी हमने पढ़ा है। तो अब यहां पे देखिए P एंड Q, फोर्स तो हमको मालूम पड़ गया, लेकिन हमको इसमें मालूम पड़ क्या और साथ में मालूम पड़ा है, बट फोर्स ऑन PQ, ठीक है, दैट इज इक्वल क्या होगा, फोर्स ऑन RS। यानी कि अगर हम बात करते हैं फोर्सेस आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन, बट अपोजिट इन डायरेक्शन, इक्वल है बट डायरेक्शन में कैसे हैं, अपोजिट हैं। इसके अलावा क्या है, एंड हैव डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन कैसी है, अलग अलग है। और जब लाइन ऑफ एक्शन इनकी अलग अलग होती है, सो दे विल फॉर्म ए कपल एंड रोटेट द लूप ऑन इट्स एक्सिस। क्या होगा, एक कपल का फॉर्मेशन करेंगे और डायपोल को उसकी एक्सिस पे क्या करेंगे, रोटेट कराएंगे। अब जब ये डायपोल को रोटेट कराएंगे तो एक बात समझ लीजिए, एफ पी क्यू इज इक्वल क्या है, माइनस एफ आर एस। अब इस कंडीशन में अगर हम देखते हैं तो यहां पे एक चीज तो बहुत क्लियर है, क्या क्लियर है, नाउ नेट फोर्स ऑन लूप। अब देखिए कंडीशन समझ लीजिए, लूप हमारा था, अब इस लूप को अगर हम देखते हैं तो इस लूप को देखने पे क्या होगा कि जैसे ये लूप है, इस लूप को अगर हम सामने से देखेंगे तो हमको तो केवल ये वाली साइड दिखाई देगी, ठीक, बाकी का सारा इसके पीछे छुप जाएगा। जैसे ये लूप है, रेक्टेंगुलर लूप ले रखा है, ऐसा रखा है तो चारों साइड दिखाई दे रही है। अगर हमने ऐसा ले लिया तो हमको क्या होगा, केवल ये वाली साइड दिखेगी, केवल ये, बाकी सारा इसके पीछे छुप जाएगा। और कंडीशन क्या है कि इस पे लगने वाला फोर्स ऊपर है, इस पे लगने वाला फोर्स किधर है, नीचे। इस साइड पे ऊपर ऐसा लग रहा है, इस साइड पे नीचे ऐसा लग रहा है। अब ये क्या होगा, ऐसा रोटेट करेगा, ऐसा। तो जब रोटेशन के केस में अगर हम इसको ले रहे हैं तो नेट फोर्स के लिए अगर हम बात करते हैं तो नेट फोर्स की कंडीशन में क्या होगा कि मान लीजिए ये आपका है और ये साइड कितनी है, बी, ठीक, पीछे इस टाइप से दिया हुआ है, पूरा लूप बना होगा। अब इस साइड पे लगने वाला फोर्स किधर होगा, ऊपर होगा, फोर्स ये PQ हो गया, PQ, और इस पे लगने वाला फोर्स इधर हो गया कैसा, फोर्स ऑन RS। ठीक, तो नेट फोर्स की अगर हम बात करते हैं तो हमने ये पढ़ा, क्या पढ़ा है, फोर्स ऑन PQ
इज इक्वल क्या है, माइनस फोर्स ऑन आर एस। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि नेट फोर्स कितना हो जाएगा, देन नेट फोर्स इज इक्वल 0। तो नेट फोर्स कितना आ रहा है, 0 आ रहा है ऑन द लूप। ठीक, अब नेट फोर्स तो 0 हो गया, बट बोथ फोर्सेस हैव डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। तो लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होने के कारण क्या होगा, नाउ द टॉर्क, नाउ टॉर्क ऑन लूप, टॉर्क ऑन लूप। अच्छा, टॉर्क का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है, टाउ इज इक्वल, आपने क्या पढ़ रखा है, दैट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखो फोर्स कितना है हमारे पास, टाउ इज इक्वल, फोर्स क्या है, ये कितनी वैल्यू थी पीछे हमने फाइंड करी है, आई एल बी। तो फोर्स हो गया हमारे पास आई इंटू एल इंटू बी। ठीक, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो, इन दोनों फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, बी। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी हो गई। अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, टाउ इज इक्वल, ये आपका हो गया आई, ठीक है, एल इंटू बी, और ये क्या हो गया आपका बी। अब देखिए एल इंटू बी, लूप के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। देन वी कैन राइट इट, टाउ इज इक्वल आई ए बी। क्लियर, आई ए बी हो गया। अगर हम इसी में ये बात कर लें कि और क्या मान लेते हैं, इफ कॉइल हैव एन नंबर ऑफ टर्न्स, कॉइल हैव एन टर्न्स, कितने टर्न हैं, एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं, देन क्या हो जाएगा, देन टाउ में भी एन आई ए बी। और यहां पे ये जो आपका एन आई ए है, यहां पे जो एन आई ए है, ये हम इसको क्या लिख सकते हैं, दैट में बी रिटन एज एम इंटू बी। ठीक, और यहां पे ये जो आपका एम आया है, किसके रेस्पेक्ट में हमने यूज किया है, एम इज इक्वल एन आई ए, और इसको हम बोलते क्या है, इट इज नोन एज मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट, इट इज नोन एज मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट और मैग्नेटिक मूवमेंट। क्लियर। तो जब कॉइल हमने कैसी रखी थी, कॉइल प्लेन इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के पैरेलल है कॉइल का प्लेन। देन टॉर्क कितना आ रहा है, टाउ इज इक्वल एम इंटू बी। कंडीशन को अब हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। क्या हम कंडीशन को चेंज करेंगे, थोड़ा सा चेंज करते हैं। क्या कंडीशन हम लेंगे, अगर हम ये मान लें, इफ नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ coil makes angle theta with b वेक्टर। अगर कॉइल के प्लेन का जो नॉर्मल है वो बी वेक्टर यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल क्रिएट कर रहा हो, थीटा एंगल क्रिएट कर रहा हो। यानी कि अगर हमने ये इस टाइप से लिया हुआ है, ये नॉर्थ पोल है और ये क्या है, साउथ पोल है। ठीक, इस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड तो नॉर्थ से साउथ की तरफ होगा। और कॉइल हम कुछ इस टाइप से मान लें कि जो कॉइल है वो हमने ऐसी मानी हुई है कि इस टाइप से रखी हुई है कॉइल। ठीक, ये इस टाइप से कॉइल मानी है, और हम ये मान के चलते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कॉइल के प्लेन का जो नॉर्मल है, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल, ये क्या कर रहा है, ये नॉर्मल हो गया, यानी कि ये डायरेक्शन हो गई एरिया वेक्टर की। ये क्या कर रहा है, इट विल मेक एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि हमने कॉइल को इस टाइप से रखा है कि उसके प्लेन का नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल क्रिएट कर रहा है। ये डायरेक्शन किसकी थी, बी वेक्टर की थी। देन क्या होगा, नाउ अब इस कंडीशन में देखो, कंडीशन में क्या है कि जैसे ये है आपका, ये नॉर्थ पोल है, इसी को थोड़ा सा हम डायग्राम को चेंज करेंगे और हम इस टाइप से मान लेंगे कि ये नॉर्थ पोल था। ठीक, ये क्या है, साउथ पोल है। इधर डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की क्या हो गई, नॉर्थ से साउथ। ठीक, अब हमने जो कॉइल रखी है, अभी तक कॉइल क्या थी कि कॉइल हमने ये मान लीजिए ये है,
तो कॉइल का प्लेन ऐसा था, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब हम क्या कर रहे हैं, हम ऐसा रख रहे हैं, ऐसा कर देंगे हल्का सा। जब हम इसको चेंज करेंगे, मतलब अभी ऐसा रखा था, अब ऐसा कर दिया। अब जब हम ऐसा कर देंगे, मान लीजिए कॉइल जो थी, कॉइल इस टाइप से आ गई, ठीक, ये साइड कितनी हो गई बी, थोड़ी सी टिल्ट करके हमने इसको रख दिया ऐसा। अब इस कंडीशन में इसका जो नॉर्मल है, इसका जो नॉर्मल है वो कितना एंगल बना रहा है, थीटा, वो हमको दिया है। बट हमको ये मालूम है कि इस पे दो फोर्स वर्क करेंगे। एक फोर्स इसको किधर खींचेगा, नीचे, पी क्यू, फोर्स ऑन पी क्यू अगर हम ये मान लें, इट इज फोर्स ऑन पी क्यू। एंड यहां पे जो फोर्स लग रहा है ये क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन आर एस। अब इस कंडीशन में देखो, इस कंडीशन में अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, ये हो जाएगी x, हो गई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब जब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे आ रही है, ये तो इसका हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रही है, हमको ये x फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि टॉर्क के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर ये आ रही है, इन दैट केस कंडीशन हमको ये भी दी है, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल विल मेक एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि यहाँ पे ये नॉर्मल अगर हम ड्रॉ करेंगे, ये कितना एंगल बना रहा है इसके साथ, ये एंगल बना रहा है थीटा। अगर ये एंगल थीटा होगा, इन दैट केस ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा, या हम यहाँ पे बात करते हैं कितना एंगल है, फाई एंगल लेते हैं। कितना एंगल बना रहा है, फाई। अगर ये एंगल फाई है तो ये एंगल अगर फाई है तो ये वाला एंगल भी फाई होगा, ठीक। ये एंगल हमने फाई माना हुआ है, यहां भी हमने एंगल फाई किया हुआ है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा फाई। और अगर ये एंगल फाई हो जाएगा तो ये एंगल फाई होने का मतलब है कि यहां पे अगर हम बात करते हैं इन डायग्राम क्या आ रहा है हमारे पास, डायग्राम में जब हम बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि x अपॉन बी, यानी कि x इज इक्वल बी इंटू साइन थीटा। ये तो डायग्राम से आ गया। अब x इज इक्वल बी इंटू साइन थीटा आया है। नाउ अब अगर हम बात करते हैं किसकी, टॉर्क की, तो देखो टॉर्क कितना होगा। टॉर्क के लिए फॉर्मूला आपने पढ़ा है, टॉर्क इज इक्वल क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना था, पीछे हमने फाइंड किया था, टाउ इज इक्वल आई एल इंटू बी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आई है, बी साइन थीटा। यानी कि अगर हम इसको चाहें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, टाउ इज इक्वल आई इंटू एल इंटू बी, और ये क्या हो जाएगा, कैपिटल बी साइन थीटा। अब यहाँ पे देखो एल इंटू बी, नाउ इट्स अगेन एरिया, दैट मीन्स टाउ इज इक्वल क्या हो जाएगा, आई इंटू ए इंटू बी साइन थीटा, ठीक। आई ए बी साइन थीटा हो गया। और जब टाउ इज इक्वल आई ए बी साइन थीटा हमारे पास आ रहा है, तो टाउ इज इक्वल आई ए बी साइन थीटा अगर है, तो यहां से जब हम चेंज करेंगे, क्या आया है हमारे पास, टाउ इज इक्वल आई ए बी साइन थीटा, ठीक। यहां पे फिर से हम वही ले लेंगे, इफ कॉइल हैव कितने, एन टर्न्स, अगर एन टर्न होंगे तो ये फिर से क्या हो जाएगा, टाउ इज इक्वल एन आई ए बी साइन थीटा। एन आई ए को हम ऑलरेडी एम कंसीडर कर चुके हैं, तो टाउ इज इक्वल क्या हो जाएगा, एम बी, सॉरी थीटा नहीं था, फाई था, क्या था, फाई है, तो एम इंटू बी साइन फाई, ठीक। अब देखिए टाउ इज इक्वल एम इंटू बी साइन फाई हो गया। और इसी को अगर हम वेक्टर के फॉर्म में डिनोट करें, देन मे बी वी विल राइट इट टाउ इज इक्वल एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। आ गया, पीछे देख लीजिए, एंगल यहाँ पे हमने फाई यूज कर रखा है, तो हम यहाँ पे फाई यूज करेंगे, दैट इज बाई मिस्टेक थीटा हमने यहाँ पे नोट कर दिया था, इट इज फाई। क्लियर। तो देखो पैरेलल रखा है, प्लेन पैरेलल है टू द मैग्नेटिक फील्ड, देन ये हो गया। और अगर उसी का के प्लेन का नॉर्मल थीटा एंगल यानी कि फाई एंगल क्रिएट कर रहा है, तो ये हो गया।
कुल मिला के हमारे पास फॉर्मूला क्या आ रहा है, वी विल फाइंड द फॉर्मूला टाउ इज इक्वल एम इंटू बी साइन फाई या एम इंटू बी साइन थीटा, जो भी एंगल आप मान रहे हो. दैट मीन्स द टॉर्क वर्किंग ऑन करंट लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इट्स मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ लूप एंड द मैग्नेटिक फील्ड. एम क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, या शॉर्ट में हम इसको मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ लूप भी बोलते हैं. बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड. इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा दैट विल गिव द टॉर्क वर्किंग ऑन द करंट लूप. क्लियर है? तो फॉर्मूला यही रहेगा, टाउ इज इक्वल एम बी साइन फाई या टाउ वेक्टर इज इक्वल एम वेक्टर इंटू बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. क्लियर है? अब कुछ क्वेश्चंस हैं इसके बेस पे जिनको हम सॉल्व करेंगे. क्या है क्वेश्चंस? ए सर्कुलर कॉइल ऑफ 200 tons and radius 10 centimeter is placed in uniform magnetic field of 0.5 Tesla, normal to the plane of coil. If the current in the coil is 3 ampere, calculate the total torque of the coil, total force on the coil, average force on each electron in the coil due to the magnetic field. Assume that the area of cross section of the wire to be 10 to the power minus 5 meter square and the free electron density is 10 to the power 29 per meter cube. Clear? अब देखिए क्या क्या गिवन है इस क्वेश्चन में. हमको इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्न से स्टार्ट किया है. n इज इक्वल कितना है, 200. ठीक. रेडियस कितना है, 10 सेंटीमीटर. क्लियर? प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला. ठीक. नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल. ठीक. मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, प्लेन ऑफ कॉइल के नॉर्मल है. प्लेन ऑफ कॉइल के नॉर्मल होने का मतलब है नॉर्मल टू प्लेन ऑफ कॉइल. नॉर्मल टू प्लेन ऑफ कॉइल का मतलब है कि यहां पे जो फाई होगा आपका एंगल वो कितना आएगा, 0 डिग्री आएगा. क्योंकि जो भी एंगल है वो हम नॉर्मल के ही साथ तो मेजर करते हैं और ये ऑलरेडी नॉर्मल पे ही है. दैट मीन्स इसका एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा. अब एंगल 0 डिग्री हो गया, फाइंड हमको क्या क्या करना था. नंबर 1 ए टॉर्क. तो अब देखो टॉर्क की जब हम बात करते हैं तो टॉर्क टाउ इज इक्वल क्या होता है, एम इंटू बी साइन फाई. अब बहुत कॉमन सी बात समझ लीजिए, फाई ऑलरेडी 0 डिग्री है तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है. दैट मीन्स टॉर्क कितना हो गया आपका, 0. क्लियर? सेकंड हम कैलकुलेट करेंगे फोर्स. अब देखो फोर्स की जब हम बात करते हैं तो फोर्स कैसा होता है, हमने पीछे भी जब प्रूव किया था तो हमने यहाँ पे क्या बोला था, फोर्स जो होगा अपोजिट साइड्स पे पेयर के फॉर्म में होगा. ठीक. और जब अपोजिट साइड्स पे पेयर के फॉर्म में होगा तो पेयर के फॉर्म में होने का मतलब क्या है कि नेट फोर्स ऑन द करंट लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज 0. तो अगर हम बात करें तो एफ नेट ऑन करंट लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज 0. ये याद रखना, करंट लूप पे नेट फोर्स जो होता है वो कैसा रहता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमेशा 0 रहेगा. करंट लूप पे, चाहे लूप सर्कुलर हो, चाहे लूप रेक्टेंगुलर हो या किसी भी टाइप का हो, नेट फोर्स ऑन द लूप in uniform magnetic field is always 0. And now we will come to the part third, average force on each electron. तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं एवरेज फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन. अब देखो एवरेज फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज पार्टिकल है. तो चार्ज पार्टिकल पे फोर्स कितना होता है, F इज इक्वल क्यू बी वी. ठीक. अब क्यू बी वी से अगर यहाँ पे हम फाइंड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा, F इज इक्वल क्यू की जगह हो जाएगा इलेक्ट्रॉन इंटू बी इंटू वी डी यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ठीक. अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो ये होगा आपका E इंटू बी इंटू वी डी इज इक्वल क्या होगा, I अपॉन एन ई
ए, I अपॉन एन ई ए, ठीक। n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और A क्या होगा, एरिया। क्योंकि ये फॉर्मूला हमारे पास कहां से आया, हमने ये पढ़ रखा है, I इज इक्वल क्या होता है, एन ई ए वी डी। तो वी डी इज इक्वल आई अपॉन एन ई ए। अब इसमें जरा देखो क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, E से E कैंसिल, जो बचेगा उसकी वैल्यू रखेंगे, F इज इक्वल कितना आएगा, B मैग्नेटिक फील्ड कितना है 0.5 टेस्ला इंटू आई, करंट कितना दे रखा है, करंट दिया है 3 एम्पियर, ये रहा 3 एम्पियर, अपॉन n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब 10 टू द पावर 29 इंटू ए, एरिया ऑफ वायर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर कितना दे रखा है 10 टू द पावर -5, ठीक। सॉल्व जब हम इसको करेंगे, नाउ वी विल गेट f इज इक्वल 1.5, ये हो गया। नीचे पावर कितना रह जाएगा 10 टू द पावर 29, यानी कि 10 टू द पावर 5 लेस हो जाएगा तो 10 टू द पावर 24, ये ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर -24 न्यूटन। क्लियर है, इट इज ओके। तो देख लीजिए टॉर्क हमने फाइंड किया, नॉर्मल टू द प्लेन था मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना आ गया 0 डिग्री, ठीक। फोर्स, नेट फोर्स जो होता है ऑन करंट लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दैट इज ऑलवेज 0। फिर हमें बात करनी थी एवरेज फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, तो हमने QBV sin थीटा वाले फॉर्मूले से निकाल लिया इसको। क्लियर है, अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्या है, ए सर्कुलर coil of 20 turns, radius 10 centimeter, carries a current of 5 ampere. It is placed in uniform magnetic field of 10 Tesla. Find the torque acting on the coil when the magnetic field applied is. दो कंडीशंस दी हैं, दोनों कंडीशंस में बात करते हैं। क्या क्या गिवन है, सर्कुलर कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 20, ठीक है। रेडियस कितनी है, रेडियस है 10 सेंटीमीटर, ठीक। अब 10 सेंटीमीटर रेडियस है तो मैं एरिया भी फाइंड करना पड़ेगा, आई कितना है 5 एम्पियर। क्लियर, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड कितना है 0.10 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड हमको क्या फाइंड करना है, टॉर्क हमको फाइंड करना है। कंडीशंस दे रखी है, ए में कंडीशन क्या दे रखी है, व्हेन नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, बी वेक्टर इज नॉर्मल टू प्लेन ऑफ कॉइल। प्लेन ऑफ कॉइल के नॉर्मल है, तो प्लेन ऑफ कॉइल के नॉर्मल होने का मतलब है कि इस कंडीशन में फाई कितना हो जाएगा 0 डिग्री, और फाई अगर 0 डिग्री हो गया देन टाउ इज इक्वल एम बी साइन फाई, यानी कि टाउ इज इक्वल 0। कैलकुलेट करना ही नहीं पड़ा कुछ भी। दूसरी कंडीशन क्या दी है, दूसरी कंडीशन यहां पे दे रखी है बी पे, इट इज इन द प्लेन ऑफ द कॉइल, यानी कि क्या हो जाएगा, व्हेन बी वेक्टर इज इन प्लेन ऑफ कॉइल, प्लेन ऑफ कॉइल। अब देखो प्लेन ऑफ कॉइल का मतलब क्या है कि जो आपका फाई होगा दैट इज 90 डिग्री, ठीक है। देन क्या पढ़ा है आपने, टाउ इज इक्वल क्या होता है एन आई ए बी साइन फाई। एन आपको मालूम है 20, आई आपको मालूम है 5, एरिया यानी कि पाई आर स्क्वायर इंटू बी कितना है 0.10 इंटू साइन 90। करते हैं, सॉल्व करेंगे तो ये आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 10, साइन 90 की वैल्यू 1 इंटू पाई इंटू आर कितना है 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर का मतलब 0.1 मीटर, 0.1 मीटर होल स्क्वायर, यानी कि इसको अगर हम करेंगे भी तो ये कितना होगा 10 इंटू 3.14 इंटू 0.01। क्लियर, यानी कि ये आ गया आपका टाउ इज इक्वल 0.314।
न्यूटन इंटू मीटर, ये आ गया टॉर्क। इसके बाद ये दिया है आल्सो फाइंड आउट द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द कॉइल। तो देखो नेट फोर्स ऑन कॉइल, नाउ पहले भी हम बात कर चुके हैं, नाउ एफ नेट ऑन कॉइल कितना होता है? नेट फोर्स ऑन द कॉइल इज ऑलवेज जीरो। तो ये याद रखना पड़ेगा कि नेट फोर्स ऑन द कॉइल हमेशा जीरो होता है, तो इस कंडीशन में भी कितना आएगा? जीरो ही आएगा। क्लियर है? बन गया क्वेश्चन। तो देखिए कॉन्सेप्ट वही है, एज इट इज वैसे ही यूज की है जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में यूज किए थे, कोई भी चेंज नहीं है। केवल यहाँ पे थोड़ा सा इशू हो सकता है जब हम एंगल को लॉजिकली फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि कई बार हमको ऐसा लगता है कि नॉर्मल टू द प्लेन दिया है यानी कि 590 दिया है, नहीं दिया। नॉर्मल टू द प्लेन के साथ ही एंगल मीजर करते हैं, नॉर्मल टू द प्लेन से जितना चेंज होगा उतना हम मीजर करेंगे। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली एग्जाम 2010 कंपार्टमेंट एग्जाम का है। ए स्क्वायर कॉइल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर हैज 20 टर्न्स एंड कैरीज ए करंट ऑफ 12 एम्पियर। द कॉइल इज सस्पेंडेड वर्टिकली and normal to the plane of coil makes an angle theta with the direction of uniform horizontal magnetic field of 0.8 टेस्ला। क्या क्या गिवन है इस क्वेश्चन में? गिवन है स्क्वायर ऑफ साइड L दे रखा है कितना? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ कॉइल अगर हम यहां से निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर का मतलब होता है 0.1 मीटर, तो 0.1 होल स्क्वायर यानी कि हो जाएगा 0.01 मीटर स्क्वायर। ठीक, इसके बाद दिया है 20 टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? 20, कैरीज ए करंट ऑफ 12 एम्पियर, करंट है 12 एम्पियर, और क्या दिया है? एंगल थीटा दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 0.80 टेस्ला, and the torque experienced by the coil is 0.96 न्यूटन इंटू मीटर। फाइंड करनी है हमको थीटा की वैल्यू। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? थीटा की। तो जस्ट अभी आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा है टाउ इज इक्वल एन आई ए बी साइन थीटा। ठीक, टाउ दे रखा है 0.96 इज इक्वल एन कितना है? 20, आई कितना है? 12 इंटू बी कितना है? ए और दिया है एरिया, एरिया कितना है? 0.01 इंटू ए कितना, बी कितना है? 0.80 एन आई ए बी इंटू साइन थीटा। कैंसिल करते हैं, क्या होगा देख लीजिए। ठीक, ये ये हो जाएगा, इससे इसको कैंसिल करेंगे, इट बिकम्स 1.2। क्लियर? अब देखिए ये 1.2 से अगर हम इधर ओके डायरेक्टली करते हैं, देखो जरा देखो, 2 डिजिट इधर है डेसिमल के, 2 डिजिट इधर है डेसिमल के, तो डेसिमल से डेसिमल इनका कैंसिल हो जाएगा दोनों का, और 12 से जब हम कैंसिल करेंगे 8 जाए, यानी कि इन दोनों को मिला के जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा? 8। क्लियर? अब यहाँ पे ये अगर हम बात करते हैं तो ये क्या हमारे पास बच रहा है? 8 इज इक्वल 20 इंटू 0.8 इंटू साइन थीटा, यानी कि 0.8 से अगर हम इसको कैंसिल कर लेंगे तो ये आएगा 10, और 10 से हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये 2, इधर 1, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल कितना आया है? 1/2। तो थीटा कितना हो जाएगा देख लीजिए फिर से, कैसे हमने बात की यहाँ पे साइन थीटा 1/2 कैसे कर दिया। देखो इसको जब आप इधर लेके आओगे तो ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा इज इक्वल, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8, तो इधर था 20 इंटू 0.8, ये 16 हो जाएगा, 8/16 मतलब 1/2। तो थीटा कितना होगा? साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? 30 की, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल 30 डिग्री।
तो यही हमको फाइंड करना था। इट इज अवर फाइनल आंसर 30 डिग्री। हो गया? कितनी आसानी से सॉल्व हो रहा, क्लियर? तो इस टाइप के कोई भी न्यूमेरिकल अगर आपको टॉर्क के मिलते हैं तो टॉर्क के न्यूमेरिकल बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। टाउ इज इक्वल NIAB साइन थीटा, या जिसको हम MB साइन थीटा बोलते हैं, बड़ी आसानी से हम इससे कर सकते हैं। क्लियर? अब देखिए, इसी टॉर्क के एप्लीकेशन पे बेस्ड एक डिवाइस होती है दैट इज नोन एज गैल्वेनोमीटर। हम उसी गैल्वेनोमीटर के बारे में अब डिस्कस करेंगे। टॉपिक है हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब देखिए, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या है? आपने अमीटर पढ़ा, दैट इज यूज्ड टू मेजर द करंट। आपने वोल्टमीटर के बारे में पढ़ा हुआ होगा, दैट इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज। एक और डिवाइस होती है दैट इज कॉल्ड, इंस्ट्रूमेंट होता है दैट इज कॉल्ड गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर एक्चुअली है क्या? गैल्वेनोमीटर इज ए करंट सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट। अगर हम यहां पे बात करते हैं करंट सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट, करंट सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है। क्या इसका टास्क मतलब यूज है? अगर हम इसके यूज की बात करें तो हम ये बोल सकते हैं यूज्ड टू डिटेक्ट यूज्ड टू डिटेक्ट करंट इन सर्किट, यूज्ड टू डिटेक्ट करंट इन सर्किट। किसी भी सर्किट में करंट के फ्लो को डिटेक्ट करने के लिए, यानी कि अब सर्किट है, सर्किट में कई लूप होते हैं, कई साइड्स होती हैं। ये जरूरी नहीं होता कि किसी भी लूप की हर साइड में करंट जा रहा हो। यानी कि अगर कॉम्प्लेक्स सर्किट बन रहा है तो कॉम्प्लेक्स सर्किट की हर साइड में करंट फ्लो हो, ये जरूरी तो नहीं है। अब किस साइड में करंट फ्लो हो रहा है, किस साइड में नहीं हो रहा, उसको डिटेक्ट करने के लिए हम गैल्वेनोमीटर यूज कर सकते हैं। ठीक, करंट सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है एंड इट्स वर्किंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टॉर्क। ठीक है, किस पे बेस्ड है? बेस्ड ऑन टॉर्क, वर्किंग ऑन करंट लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसकी जो वर्किंग है दैट इज टोटली बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्क वर्किंग ऑन करंट लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि पीछे जो हमने पढ़ा था उसी टॉपिक पे बेस्ड है। होता क्या है गैल्वेनोमीटर? अगर हम इस गैल्वेनोमीटर के कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इस गैल्वेनोमीटर में दो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं, या हम कहें कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम एक कॉइल रखते हैं जिस कॉइल में करंट फ्लो हो रहा होता है। और जब मैग्नेटिक फील्ड में आप कॉइल रखोगे, उसमें करंट फ्लो कराओगे तो उस पर टॉर्क वर्क करेगा, वो कॉइल क्या करेगी? रोटेट करेगी, और इसके रोटेशन को ही यूज करके हम करंट को डिटेक्ट करते हैं। यानी कि अगर कॉइल रोटेट कर जाएगी तो करंट होगा सर्किट में, कॉइल रोटेट नहीं करेगी तो सर्किट में करंट नहीं होगा। तो इसमें हम करते क्या है, इसमें हम रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यूज करते हैं। कॉइल को रोटेट कराने के लिए मैग्नेटिक फील्ड में जो हम करंट कैरिंग कॉइल लेंगे उसको रोटेट कराने के लिए जो हम यूज करेंगे वो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यूज करेंगे। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्यों यूज करते हैं, उसके पीछे एक लॉजिक ये है कि जब हम बात टॉर्क की करते हैं, टॉर्क ऑन करंट लूप, तो टॉर्क ऑन करंट लूप का फॉर्मूला हमने ये पढ़ा था कि टाउ इज इक्वल क्या होता है? NIAB साइन थीटा। यहाँ पे जो थीटा है वो एंगल किस किस के बीच का है? B वेक्टर एंड A वेक्टर के बीच का। और जो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होगा, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की कंडीशन ये है कि जब ये टॉर्क, पहले देखो टॉर्क मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा 90 डिग्री होगा। और अगर हम रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यूज करेंगे तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के कॉइल के, या प्लेन का जो एरिया वेक्टर है, जो कॉइल है, कॉइल का जो एरिया वेक्टर है उसके हमेशा परपेंडिकुलर रहता है, इसलिए हम रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यूज करते हैं। यानी कि एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा मैग्नेटिक फील्ड के, दैट मीन्स थीटा 90 होगा, थीटा 90 होगा, दैट मीन्स मैक्सिमम टॉर्क वर्क करेगा इन ईच सिचुएशन और एवरी सिचुएशन। तो हम रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यूज करते हैं। अब रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या करते हैं कि जो हम कोई मैग्नेट लेते हैं, उस मैग्नेट के जो पोल्स होंगे वो कैसे होंगे? सर्कुलर पोल्स लेंगे, हम कह सकते हैं सेमी सर्कल के फॉर्म में इस टाइप से आपके होंगे। ये हो जाए, मान लीजिए ये हो जाएगा एक मान लीजिए ये है आपका, ये हो गया आपका नॉर्थ पोल, सॉरी इट इज
नॉर्थ पोल यहाँ पे है इस टाइप से, और एक हमने मैग्नेट ली हुई है, ये मान लीजिए नॉर्थ हो गया, और दूसरा पोल इसी के सामने इस टाइप से इधर है। ठीक, थोड़ा सा दूर कर लेते हैं इसको, ये है, ये साउथ पोल है ये। अब देखिए इस टाइप से मैग्नेटिक पोल्स होंगे। अब इन दोनों पोल्स के बीच में हम करते क्या है, हम आयरन का, सॉफ्ट आयरन का एक सिलेंडर लेते हैं, और सॉफ्ट आयरन का एक सिलेंडर हम इन दोनों पोल्स के बीच में क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे। ये जो सिलेंडर रखा होगा, इस सिलेंडर के ऊपर, यहाँ पे जो सिलेंडर होगा, इस सिलेंडर के ऊपर हम कॉपर वायर का क्या करेंगे, कॉपर वायर को बाउंड कर देंगे टू फॉर्म एक कॉइल। यहाँ पे सिलेंडर रखा होगा और इस सिलेंडर के ऊपर हम कॉपर वायर को बाइंड अप कर देंगे इस टाइप से। ठीक है, कॉपर वायर को वाइंड अप कर देंगे, लपेट देंगे इस पे। ठीक है, अब जब कॉपर वायर को हम इस पे लपेट देंगे, इसके ऊपर तो एक कॉइल बन जाएगी, और इस कॉइल में करंट हम पास कराएंगे। मान लीजिए ये कॉइल है, इसमें कॉइल में क्या पास होता है, करंट। अब देखिए जब इस कॉइल में करंट पास होगा, तो वी नो व्हेनेवर करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है कैसा है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। हमने क्या बोला था कि इस टाइप से होगा, नॉर्थ से साउथ की तरफ, यानी कि इस टाइप से ये होगा। जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो रेडियल होगा, इस टाइप से नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो जो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होगा, या इस पे टॉर्क अप्लाई करेगा, और ड्यू टू द टॉर्क ये कॉइल क्या करेगी, रोटेट करेगी। तो रोटेट जब करेगी तो इसके रोटेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, हम इस कॉइल के ऊपर यहाँ पे क्या करेंगे, एक स्प्रिंग लगा देंगे। ये स्प्रिंग लगी होगी, तो जब ये कॉइल रोटेट करेगी तो ड्यू टू द रोटेशन ऑफ कॉइल क्या होगा, इस स्प्रिंग में ट्विस्टिंग होगी, और ट्विस्टिंग होगी तो इस कॉइल स्प्रिंग में भी एक टॉर्क जनरेट होगा, दैट इज कॉल्ड द कंट्रोलिंग टॉर्क और रीस्टोरिंग टॉर्क। यानी कि अगर हम इसको ओपन छोड़ देंगे तो ड्यू टू द टॉर्क क्या करेगी, कॉइल रोटेट करती जाएगी। तो इसके रोटेशन को कंट्रोल करने के लिए हमने स्प्रिंग लगाई हुई है कि स्प्रिंग में ट्विस्ट होगा, ट्विस्ट होने के बाद स्प्रिंग एक डेफिनेट स्ट्रेंथ के टॉर्क के बाद क्या होगा, एक डेफिनेट डिफ्लेक्शन के बाद कॉइल होगी, रुक जाएगी। क्योंकि हमने इसको यूज करना है क्या, टू मीजर द करंट और टू डिटेक्ट द करंट। करंट को डिटेक्ट करने के लिए यूज करना है, तो हम इसके लिए क्या करते हैं कि इसके साथ, स्प्रिंग के साथ साथ यहाँ पे अपर एंड पे एक पॉइंटर और लगा देंगे, और यहाँ पे स्केल होगी। ठीक, तो जब ये कॉइल रोटेट करेगी तो कॉइल के रोटेशन के साथ ये पॉइंटर भी रोटेट करेगा, और जब ये पॉइंटर भी रोटेट करेगा तो क्या होगा, जितनी रीडिंग हमको मिल जाएगी, यानी कि जितना डिफ्लेक्शन हमको मिलेगा, उसी डिफ्लेक्शन को यूज करके हम करंट की स्ट्रेंथ को फाइंड कर पाएंगे। क्लियर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या बोला कि स्प्रिंग यूज हुई है किसके लिए, कंट्रोलिंग टॉर्क जनरेट करने के लिए, स्प्रिंग जो कॉइल रोटेशन है उसके रोटेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो जैसे ही करंट फ्लो होगा, इसमें करंट फ्लो होने पे क्या होगा, कॉइल में टॉर्क जनरेट होगा, ड्यू टू द टॉर्क कॉइल रोटेट करेगी, कॉइल रोटेट करेगी, और रोटेट करने के बाद रोटेशन, ड्यू टू द रोटेशन स्प्रिंग में ऐंठन आएगी, ट्विस्टिंग आएगी, और उस ट्विस्टिंग के कारण स्प्रिंग में एक टॉर्क जनरेट होगा, दैट इज कॉल्ड द रीस्टोरिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क। जब ये दोनों टॉर्क इक्वल हो जाएंगे तो स्प्रिंग का रोटेशन, ये जो कॉइल है उसका रोटेशन क्या होगा, बंद हो जाएगा, रुक जाएगा, और एक डेफिनेट डिफ्लेक्शन पे जाके, मान लीजिए ये 0 से रोटेट करके 20 तक पहुंचेगी, रोटेट करेगी और रुक जाएगी। उस कंडीशन को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। तो जब हम बात इक्विलिब्रियम की करते हैं, तो अगर हम बात करें इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की हम बात कर रहे हैं। ठीक, इन इक्विलिब्रियम जो आपका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में क्या होगा, आपका जो टॉर्क होगा, टॉर्क ऑन कॉइल इज इक्वल क्या होगा, कंट्रोलिंग टॉर्क इन स्प्रिंग, कंट्रोलिंग टॉर्क इन स्प्रिंग। ठीक, अब देखो टॉर्क ऑन कॉइल क्या है, कॉइल में टॉर्क आपने क्या पढ़ा है, एन आई ए बी साइन थीटा होता है, और पहले भी हमने बात किया कि मैग्नेटिक फील्ड रेडियल है तो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, तो एन आई ए बी। कंट्रोलिंग टॉर्क क्या होगा, इट इज
इक्वल के इंटू फाइव। के इंटू फाइव का मतलब अगर हम यहाँ पे बात करें तो के क्या होगा, इट इज टॉर्जन कांस्टेंट, टॉर्जन कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। इसके अलावा जो फाई है, फाई क्या होगा, डिफ्लेक्शन ऑफ कॉइल, डिफ्लेक्शन ऑफ कॉइल, कितने एंगल ये डिफ्लेक्ट हुई है, ठीक। अब यहां से अगर हमको फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला आ गया किसके लिए, डिफ्लेक्शन के लिए। अगर हम फॉर्मूला यहां से फाइंड करेंगे तो डिफ्लेक्शन ऑफ कॉइल इज इक्वल क्या हो जाएगा, एन आई ए बी अपॉन के, ठीक। ये आ गया डिफ्लेक्शन ऑफ कॉइल का फॉर्मूला। या यहीं से हम क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हम बात करें तो डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन कॉइल। यानी करंट जितना ज्यादा पास कराओगे तो सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा करंट होगा टॉर्क उतना ज्यादा होगा, टॉर्क जितना ज्यादा होगा डिफ्लेक्शन उतना ज्यादा होगा। तो वही कॉन्सेप्ट हमने इसमें यूज किया है। क्या फॉर्मूला आया, फाई इज इक्वल एन आई ए बी अपॉन के, एन नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल, आई करंट इन कॉइल, ए इज द एरिया ऑफ कॉइल, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड, और के क्या होता है, इट इज द टॉर्जन कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग। तो ये पूरा का पूरा वर्किंग प्रिंसिपल है, फॉर्मूला है, जिससे हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड अदर कैलकुलेशंस करेंगे, ठीक। जिसमें आपकी गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी भी होगी, गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन भी होगा मीटर टू वोल्ट, गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन होगा मीटर में या वोल्ट मीटर में, ठीक है। आज हम इतना ही रखेंगे। जो नोट्स हैं वो आप दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से डाउनलोड कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।